हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल डीकेडी क्रिएशन पर, जहां पर आज हम स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन व स्विट्ज़रलैंड संविधान के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। जहां पर हम 10 ऐसे चीज़ स्विट्ज़रलैंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानेंगे, जिसके तहत हम जान पाएंगे कि स्विट्ज़रलैंड में किस प्रकार का व्यवस्था वहां पर प्रचलित है। अगर हम स्विट्ज़रलैंड के संविधान को देखें तो उसको बनाने में बहुत समय लगा था। उसके समय के अंतराल में उसमें बहुत सारे चेंजेस लाया गया था और आखिरकार उसको 18 अप्रैल 1999 को उसको बनाकर रेडी कर दिया गया था और उसको लागू में 1 जनवरी 2000 से उसको लागू में लाया गया था। अब हम बात करेंगे स्विस कॉन्फेडरेशन के बारे में। कॉन्फेडरेशन मीन्स राज्य आदि का संगठन व परिसंघ को हम बोलते हैं कॉन्फेडरेशन। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, स्विट्ज़रलैंड भी एक संगठन था जहां पर बहुत सारे कैंटन व बहुत सारे स्टेट का एकत्रित होकर वहां पर एक संगठन का गठन हुआ था, जिस संगठन के चलते हुए फ्रेंड में एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता था। स्विट्ज़रलैंड में कुल हमें 26 कैंटन देखने को मिलता है। हर एक कैंटन का अलग प्रोविज़न है, वो अपने वे में अपना प्रोविंसेस को रूल एंड रेगुलेट करते हैं। अगर हम कैंटन सबका जर्नी के बारे में बात करें, वो कैसे एक कॉन्फेडरेशन में आए थे, तो पहले जो 3 कैंटन थे, यूरी, सैचुएज एंड अंटरवेल्डेन, जो कि एग्री हुए थे कि वो एक कॉन्फेडरेशन में आएंगे। कब? 1 अगस्त 1291 को वो एग्री हुए थे। तो वो कौन से जगह में ये लोग एकत्रित हुए थे? बोलते हैं रुल्टी मेडवो ऑन लेक लुसरिनी। तो एक जगह बोल के थे, वहाँ पर सब लोग रियूनाइटेड हुए थे और उस डे को हम आज भी स्विस नेशनल डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ पर स्विस नेशनल डे जो कि अगस्त 1291 में हुआ था, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर आज भी स्विस में स्विस नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। धीरे धीरे स्विस कॉन्फेडरेशन बढ़ता गया थ्रू आउट द सेंचुरी और लास्ट में क्या हुआ, उसका बॉर्डर एक सेटअप हुआ। कब? 1815 को। वो करंट बॉर्डर कब सेटअप हुआ था? 1815 को। देन द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड इन 1848, फाउंडिंग द फेडरल पार्लियामेंट एंड गिविंग सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टन पावर। तो उसके बाद क्या हुआ? 1848 जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर हुआ था, जहाँ पर उन्होंने एक डाइट का निर्माण किया था। तो उसी के साथ ही साथ वहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट व एक फेडरल पार्लियामेंट का निर्माण हुआ था, जिस फेडरल पार्लियामेंट को दायित्व दिया जाएगा कि वो स्विट्ज़रलैंड को रूल एंड रेगुलेट कर पाए, ताकि जो स्विस अच्छे से प्रॉपर वे में वहाँ पर रेगुलेट हो पाए। अब हम बात करेंगे 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम मीन्स द पावर इज शेयर बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट, द कैंटनल गवर्नमेंट एंड द कंट्री मोर देन 2000 कम्युनिस्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि पावर को स्तर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो पहला पावर फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है, जिसको हम इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है कैंटोनल गवर्नमेंट, कैंटोनल गवर्नमेंट को हम इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। एंड द कंट्री मोर देन 2000 कम्युनिस्ट। 2000 कम्युनिस्ट मीन्स यहाँ पर हम लोकल बॉडी इलेक्शन जैसे कि इंडिया में होता है, वैसा वहाँ पर कम्युनिस्ट सब के भीतर भी निर्वाचन होता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो जो नेशनल इशू को लेकर यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा ही पॉलिसी बनाया जाता है, जैसे कि डिफेंस, नेशनल रोड, एनर्जी एंड एक्सटर्नल रिलेशन के ऊपर खाली फेडरल गवर्नमेंट ही पॉलिसी बा लॉ बनाता है। वैसे ही हम बात करें कैंटन्स को, तो कैंटन्स का भी खुद का सरकार होता है, जिसको हम बोलते हैं कैंटोनल गवर्नमेंट, जहाँ पर उनका खुद का आइन, लॉ, कोर्ट भी देखने को मिलता है। मगर एक चीज़ हमें कैंटोनल गवर्नमेंट में देखने को मिला कि जो भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया रूल एंड रेगुलेशन को वो कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट्स व उससे एबव कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉलिसी लिखा गया है, जिस पॉलिसी खाली कैंटोनल लेवल में ही बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर एजुकेशन को मान लो या हेल्थ केयर व कल्चरल अफेयर से रिलेटेड सब जितने भी पॉलिसी हैं वो कैंटोनल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। वैसे अगर हम बात करें कम्युनिस्ट के बारे में, जो एक छोटा सा टेरिटरी होता है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ होता है लोकल बॉडी, तो वहाँ पर बोला जाता है कम्युनी। तो यहाँ पर जो कम्युनी को कौन रूल करता है? कम्युनल असेंबली, जो छोटा सा एक परिषद होता था, वो ही वहाँ पर उसको रूल एंड रेगुलेट करता था। एंड हैव देयर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग लोकल प्लानिंग, सोशल वेलफेयर एंड स्कूल। तो जो छोटा कम्युनी होता था वो कम्युनिटी खुद का डिसीजन खुद लेता था, जैसे कि अपने लोकल प्लानिंग के ऊपर, सोशल वेलफेयर का लेकर, सोशल समाज कल्याण के ऊपर लेकर, बस स्कूल को लेकर वो लोकल कम्युनिस्ट उसके ऊपर वो निर्णय ले पाता था, जैसे कि हमारे यहाँ होते हैं लोकल बॉडी इलेक्शन। स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक प्रोविजन है, देयर आर 2 हाउस ऑफ द फेडरल पार्लियामेंट।
टू हाउस का मतलब है वहाँ पर हमें दो सदन देखने को मिलता है, इसलिए स्विट्जरलैंड पार्लियामेंट को बोला जाता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। उसका अपर वाला पार्ट को व अपर चैम्बर को हम बोलते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट, और उसके लोअर चैम्बर को हम बोलते हैं द नेशनल काउंसिल। इंडिया के साथ तुलना करें तो उसका जो नेशनल काउंसिल होता है हमारे इंडिया का लोकसभा, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं इंडिया का राज्यसभा। तो अगर हम नेशनल काउंसिल के मेंबर के बारे में बात करें तो कितने मेंबर चुनकर आते हैं, तो कुल 200 मेंबर चुनकर वहाँ पर जाते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ स्टेट में कुल 46 मेंबर चुनकर जाते हैं, तो पूरा टोटल काउंट करें तो टोटल 246 मेंबर कैंटोनल लेवल से चुनकर फेडरल पार्लियामेंट को जाते हैं। स्विट्जरलैंड में 4 साल में एक बार इलेक्शन होता है, और उस इलेक्शन में 200 एमपी चुनकर द नेशनल काउंसिल को जाते हैं और 46 सीनेटर चुनकर द काउंसिल ऑफ स्टेट को जाते हैं। तो हमें यहाँ पर और एक चीज़ देखने को मिला कि ईच कैंटन हैज़ 2 रिप्रेजेंटेटिव अपार्ट फ्रॉम द 6 हाफ कैंटन दैट वर फॉर्मली जॉइन विथ अनदर, फॉर एग्जाम्पल वेजल सिटी एंड वेजल कंट्री विच हैव 1 ईच। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ कैंटन से फुल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स हम 20 कैंटन से फुल आते हैं, और जो भी 6 कैंटन रह गया वो उसमें से एक एक प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। अगर हम उनके पावर के बारे में बात करें तो दोनों ही हाउसेस के पास दोनों ही सदन के पास सेम ही पावर रहता है, और वो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, फेडरल असेंबली। जैसे कि इंडिया में बोला जाता है संसद, जो कि लोकसभा और राज्यसभा लेकर बनता है, वैसे ही अगर उनके फेडरल असेंबली देखें तो उनका फेडरल असेंबली 2 सदन जो कि द नेशनल काउंसिल और द काउंसिल ऑफ स्टेट लेकर ही बनता है, विच इज़ द हाइएस्ट पब्लिकली इलेक्टेड अथॉरिटी इन द लैंड। तो जो भी दोनों सदन के मेंबर होते हैं वो डायरेक्टली पीपुल के द्वारा ही इस निर्वाचन के प्रक्रिया से चुनकर ही जाते हैं। वैसे ही और एक प्रोविजन जो स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है वो है द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट नॉट द पीपुल। जो सरकार स्विट्जरलैंड को कंट्रोल बा रेगुलेट करता है उसको स्विस पार्लियामेंट के द्वारा ही चुना जाता है, जिसको हम बोलते हैं द एग्जीक्यूटिव बॉडी बा द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव स्विस के पीपुल के लिए आइन बनाता है जिसको हम बोलते हैं द फेडरल काउंसिल। द फेडरल काउंसिल क्या है, उनका एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो स्विट्जरलैंड के पीपुल व स्विट्जरलैंड के नागरिक के लिए लॉ सब बनाता है। अगर हम फेडरल काउंसिल के बारे में बात करें तो फेडरल काउंसिलर में कुल 7 मेंबर होते हैं। 7 मेंबर जो होते हैं वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एक एक मिनिस्ट्री व एक एक पोजीशन को वो एक्वायर करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में होता है कैबिनेट मिनिस्टर, और वो 4 साल के लिए ही उस पोजीशन को एक्वायर कर पाते हैं। स्विट्जरलैंड में हमें एक नया चीज़ देखने को ये मिला कि स्विट्जरलैंड के जो फेडरल असेंबली बा उसका संसद क्या करता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट बॉडीज़ होते हैं जैसे कि फेडरल काउंसिल, फेडरल चांसलर, फेडरल जज, ये सब को फेडरल असेंबली के द्वारा बा उनके जो लेजिस्लेचर बा उनके संसद वो ही सबको चुनता है और उनको वो पावर देता है, पावर प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जैसे कि हम बॉडीज़ का नाम बोल सकते हैं जैसे कि फेडरल चांसलर, द अटॉर्नी जनरल एंड द जज ऑफ फेडरल सुप्रीम कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। अगर हम फेडरल काउंसिलर को बारे में बात करें जो 7 फेडरल काउंसिलर होते हैं, तो जो भी प्रेसिडेंट पोजीशन एक्वायर करता है वो 1 साल के लिए होते हैं। तो उनके भीतर क्या होता था, रोटेशन होता था। एक व्यक्ति अगर प्रेसिडेंट बनता है तो उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, वो चल जाता है, जो उसके सेकंड में होता है फिर वो सेकंड वाला प्रेसिडेंट बनता है। तो एक प्रकार का हम रोटेट प्रेसिडेंट वहाँ पर देखने को भी मिलता है। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक प्रोविज़न है, स्विट्जरलैंड प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द पीपुल। तो स्विट्जरलैंड के जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, तो एक्चुअली उनको फेडरल असेंबली ही चुनता है। Since Parliament elect the government, it also elect the Swiss president from within the 7 federal councillor। तो क्या होता है जब पार्लियामेंट बनता है तो उसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। उस गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के भीतर ही स्विस के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी 7 फेडरल काउंसिलर के भीतर में से ही एक प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ही और सी सर्व फॉर 1 ईयर ओनली एंड डजंट हैव एनी मोर पावर देन हिज हर पीयर बट इट इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट एमंग इक्वल। तो क्या होता है, जो काउंसिलर के भीतर जो चुने जाते हैं राष्ट्रपति, उसके पास उतना क्षमता नहीं होता है और वो 1 साल के लिए ही होता है। द प्रेसिडेंट चेयर मीटिंग ऑफ द फेडरल काउंसिल। फेडरल काउंसिल में जितने भी सारे मीटिंग होते हैं वो ही चेयर करते हैं, उनके हेड होते हैं प्रेसिडेंट, एंड है स्पेशल ड्यूटी टू रिप्रेजेंट स्विट्जरलैंड व्हेन नेसेसरी। और साथ ही साथ स्विट्जरलैंड के प्रतिनिधि के रूप में हम अगर बाहर कंट्री जाते हैं, स्विट्जरलैंड के अगर स्विट्जरलैंड किसी बाहर के देश के साथ कोई भी संबंध रखना चाहता है तो उस समय स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट का अहम रोल रहता है। अगर हम स्विट्जरलैंड के
वोटिंग राइट के बारे में बात करें तो वहाँ पर लिखा गया है कि ओनली स्विस नेशनल्स में वोट एट फेडरल लेवल। तो स्विस के नागरिक ही स्विस के फेडरल लेवल में जितने भी सारे निर्वाचन होते हैं वहाँ पर वोट कर सकते हैं। एनी स्विस सिटीजन ओवर 18 में वोट इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन एंड रेफरेंडम। तो यहाँ पर बोला गया है कि स्विस के जो नागरिक जो 18 साल से ऊपर हो वो स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट्री इलेक्शन और रेफरेंडम में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर हम स्विट्जरलैंड में वोटिंग राइट्स के बारे में बात करें तो पहले मेंस लोगों को वोटिंग राइट था जो कि उनको 1848 कॉन्स्टिट्यूशन में मिल चुका था, बट ओमेन वेर ओनली ग्रांटेड सफरेज एट फेडरल लेवल इन 1971। तो खाली ओमेन लोगों को कहाँ पर वोट देने का अधिकार था? फेडरल लेवल में। कब? कौन से ईयर में? 1971। तो उस समय क्या होता, एक ही कैंटन था जो कि खाली वोमेन लोगों के वोटिंग राइट्स के प्रति चिंतित था और उनको वोटिंग राइट्स का अधिकार दिया था। कब तक? 1991 तक उनको दिया था एक ही कैंटन में। स्विट्जरलैंड के वोटिंग राइट्स में और एक चीज़ ये है कि फॉरेन नेशनल विदाउट स्वीट सिटीजनशिप्स आर नॉट अलाउड टू वोट एट फेडरल लेवल हाउएवर लॉन्ग दे हैव बीन इन द कंट्री। जब तक उनके पास सिटीजनशिप एक एग्जैक्टली सिटीजनशिप या प्रॉपर सिटीजनशिप नहीं मिल जाता है तब तक उनको स्विट्जरलैंड के इलेक्शन प्रोसीजर में उनको पार्टिसिपेट नहीं किया करने दिया जाता है। साथ ही साथ और एक चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि बट सम कैंटन एंड कम्युनिस्ट अलाउ देम टू वोट ऑन लोकल मैटर। तो कुछ क्या होता है, कैंटन व कम्युनिस्ट उनको वोट करने का अधिकार देते हैं क्योंकि उतने दिन से वो रहते आ रहे हैं, इसलिए वो सोचकर उनको वोटिंग राइट का अधिकार भी दिए हैं। कौन? कैंटन्स और कुछ कम्युनिस्ट। स्विस सिटीजन अब्रॉड में वोट इन स्विस पार्लियामेंट्री इलेक्शन। जो स्विस सिटीजन जो बाहर रहते हैं तो वो स्विस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम स्विट्जरलैंड के वोटिंग सिस्टम के बारे में देखें तो पी आर वोटेड विथ इनटू द नेशनल काउंसिल अंडर नेशनल वाइड रूल दैट स्पेसिफाइक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाउएवर रूल ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट इलेक्शन वेरी बिटवीन विथ मोस्ट बट नॉट एट ऑल फेवरिंग द फास्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो यहाँ पर दो तरह के इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू उनके जो एमपी और जितने भी काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर होते हैं बस सीनेटर, उनको दो प्रोसीजर के माध्यम से चुने जाते हैं। एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एक होता है एफपीटीपी व फास्ट पास्ट द वोट सिस्टम के मेथड से ही उनके एमपी और द सीनेटर के जितने भी मेंबर होते हैं उनको चुने जाते हैं। एक में क्या? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किसके लिए? एमपी लोगों के लिए जो एमपी नेशनल काउंसिल में बैठेंगे, और द काउंसिल ऑफ स्टेट के जितने भी मेंबर होते हैं उनको एफपीटीपी के माध्यम से ही चुने जाते हैं। आपको मैं खाली थोड़ा बोल देता हूँ कि एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या होता है। आपको एफपीटीपी में क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको सिंपल मेजोरिटी के साथ आप इलेक्शन जीत सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा वोट हो, आप कोटा फिलअप करें या ना फिलअप करें उसका फ़र्क नहीं पड़ता, मगर आपके पास अगर ज़्यादा वोट हो एक इलेक्शन कंटेस्ट करते वक्त तो आप एफपीटीपी के हेल्प के से एफपीटीपी के माध्यम से आप इलेक्शन जीत सकते हो। मगर आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वहाँ पर बहुत सारे प्रोसीजर देकर ही आपको जाना पड़ता है, जहाँ पर आपको एक कोटा भी फुलफ़िल करना पड़ता है। जब तक आप वो कोटा को फुलफ़िल नहीं करते हैं तब तक वहाँ पर इलेक्शन होता रहता है। जब आप उस कोटा को फुलफ़िल कर देते हैं तब आपको वहाँ पर विनर कैंडिडेट के रूप में वहाँ पर आपको डिक्लेयर किया जाता है। अगर हम स्विट्जरलैंड में वोटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो वहाँ पर होता है सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के माध्यम से वहाँ पर लोग इलेक्शन प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इन एपेंजेला in Horden where the people vote for their council of state represented by show of hand in traditional gathering। तो अगर बात करें दो टेरिटोरी यहाँ पर दिया गया है, एपेंजोला एंड इन हॉर्डन वेयर द पीपुल क्या करते हैं वहाँ पर हाथ खड़े करके ही वहाँ पर जो पुराना ट्रेडिशनल मेथड से ही उनका जो रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव उनको चुनते हैं। ऑर्गेनाइज बाय द सो कॉल्ड लैंड्सगेमाइट और पीपुल असेंबली। तो लैंड्सगेमाइट मीन्स क्या है? प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वेयर पीपुल व्हाट गेट टुगेदर एंड मेक द डिसीजन। अब हम स्विट्जरलैंड में देखे जाने वाले कुछ प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करेंगे। द मेजर स्विस पॉलिटिकल पार्टी इन पार्लियामेंट आर द स्विस पीपल पार्टी। तो स्विस के पार्लियामेंट में जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलता है उनमें से एक पार्टी का नाम है स्विस पीपल पार्टी। देन है द सोशल डेमोक्रेट पार्टी, द लिबरल रेडिकल और क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी। तो ये प्रमुख पार्टी जो कि हमें पार्लियामेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन देते हुए हमें देखने को मिलता है। करेंटली नो सिंगल पार्टी हैज़ ए मेजोरिटी इन पार्लियामेंट।
However, in 2015 parliamentary election, the right-wing populist SVP won a record 65 आउट ऑफ 206। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2005 के इलेक्शन के मुताबिक यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी पाने में कामयाब नहीं हुआ था, मगर SVP बोलकर एक पार्टी था जो कि 200 सीट से 65 सीट कैप्चर किया था, जो कि लोअर हाउस जो नेशनल काउंसिल पर, बूस्टिंग इट्स MP बाय 11 एंड बिकमिंग द नेशनल काउंसिल लार्जेस्ट पार्टी। तो उसका जो मेंबरशिप था कितना था 11, MP कितना 11, जिसके वजह से वो नेशनल काउंसिल में लार्जेस्ट पार्टी डिक्लेयर हुआ था। कौन सा पार्टी? SVP। अब हम स्विट्जरलैंड के लॉ मेकिंग प्रोसेस को देखते हैं जो बहुत ही लेंदी होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पार्लियामेंट सीट्स फॉर 4 3 वीक सेशन इन ए ईयर इन मार्च जून सितंबर। तो 3 से लेकर 4 सेशन वहाँ पर बैठा जाता है, जो कि होता है मार्च में, जून में, सितंबर और दिसंबर में। Draft laws are debated up to 3 times by each chamber, with issue betting back and forth between them and compromises having to be made until they come to an agreement। तो यहाँ पर हमें एक अच्छा चीज़ देखने को मिला कि एक ही टॉपिक के ऊपर वो 3-4 बार डिस्कशन करते हैं, वो दोनों हाउस में होता है डिस्कशन, और वो आखिरकार एक निर्णय में आते हैं, और आखिरकार उसको एट लास्ट बहुत सारे चर्चा डिबेट के चलते हुए और उसको आखिरकार एक पर्टिकुलर निर्णय में आकर उसको लॉ बना देते हैं। हमें एक चीज़ पता चला कि वहाँ पर कुछ भी आयन कानून लागू में लाने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया, बहुत सारे डिबेट डिस्कशन देकर ही आना पड़ता है। उसके बाद भी हम बोल नहीं सकते कि वो लॉ जो बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा वो ही लागू हो जाएगा। तो हमें और एक चीज़ देखने को मिलता है कि स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में कि वहाँ के जो पीपुल होते हैं, पीपुल के पास भी उसको भेजा जाता है, जहाँ पर पीपुल भी उसको रेक्टिफाई करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। तो ये इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाना बहुत ही मुश्किल प्रोसीजर है और बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। मेहनत के बावजूद भी हम नहीं बोल सकते हैं कि वही लॉ इम्प्लीमेंट भी हो सकता है बोलकर। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के और एक चीज़ के बारे में बात करेंगे जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मीन्स यहाँ पर जो डिवाइसेस पीपुल के पास होता है, जिसके वजह से हम वहाँ पर स्विट्जरलैंड को बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलकर, जो कि रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड, जो कि इम्पोर्टेंट डिवाइस जो कि स्विट्जरलैंड को एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उपाधि देता है। तो देखते हैं क्या है ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी। Famously, the Swiss people play a vital role in how the country is run by having their say in series of federal and cantonal referendum hold 4 times a year। तो यहाँ पर और एक चीज़ हमें देखने को मिला कि पीपुल का इन्वॉल्वमेंट, जो कि स्विट्जरलैंड के रूल एंड रेगुलेशन के प्रति जो पीपुल लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि जो भी उनका लॉ बनता है तो पीपुल के पास आता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए। Introduced in 1874, the system require any amendment to the constitution to be put before the people in referendum। तो जो भी अगर स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाना चाहता है, जो भी सरकार हो, तो उनको पीपुल का भी क्या सहमति चाहिए होता है, जिसके वजह से पीपुल को एक रेफरेंडम के रूप में उनके पास वो चीज़ भेजा जाता है। उसके बाद पीपुल अगर उसके साथ एग्री होते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव ला पाएंगे, अगर नहीं एग्री होते तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव नहीं ले पाते हैं। The system means the government sometimes has a hard time passing legislation such as failure at referendum of a recent major tax reform। तो यहाँ पर बोला गया है गवर्नमेंट का भी कुछ प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से वो क्विकली डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर पीपुल जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, जो भी हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो फ्री एंड फेयर मैनर में फ्रिक्वेंटली वो हमारे स्विट्जरलैंड में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अगर स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी बदलाव लाना है तो इन दोनों व्यक्ति वस्तु का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है मेजोरिटी ऑफ द पीपुल और एक होता है मेजोरिटी ऑफ द कैंटन। कैंटन का सहानुभूति के साथ साथ पीपुल लोगों का भी सहानुभूति बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमें स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव लाना है तो इन दोनों का राजी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पर बात करें जो डबल मेजोरिटी के बारे में बोला गया है, वो सब चीज़ हम 1874 कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला था। वो 1874 कॉन्स्टिट्यूशन में ही साफ साफ लिखा गया था कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अगर स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी बदलाव लाना है तो इन दोनों व्यक्ति वस्तु का राजी होना बहुत ही ज़रूरी है बोलकर। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन का और एक प्रोविज़न है, मेंबर ऑफ द पब्लिक
कैन लॉन्च ए रेफरेंडम। तो जितने भी पीपुल होते हैं वो भी अपने मन से एक रेफरेंडम इशू कर सकते हैं। रेफरेंडम मीन्स क्या है, रेफर टू द पीपुल, उसका मतलब यही है ना। तो अभी हम देखते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। अगर हम रेफरेंडम के बारे में बात करें तो हमें दो प्रकार के रेफरेंडम देखने को मिलता है। एक होता है ऑप्शनल रेफरेंडम और एक होता है कंपल्सरी रेफरेंडम। तो यहाँ पर अगर देखें तो लिखा गया है कि एनी स्विस सिटीजन में रिक्वेस्ट एन ऑप्शनल रेफरेंडम टू कॉन्टेस्ट ए न्यू और रिवाइज लॉ। To do so, they must gather 50,000 signatures within 100 days. If the referendum goes ahead, the new law is passed or rejected by simple majority. तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई स्विस के सिटीजन स्विस के जो भी लॉ में कुछ भी परिवर्तन, आइन कानून में कुछ भी परिवर्तन लाना चाहता है तो उसको मिनिमम 50,000 सिग्नेचर चाहिए, वो भी 100 दिन के अंदर। अगर वो व्यक्ति वो कर पाता है तो स्विस के जो भी लॉ में वो परिवर्तन करने में सक्षम हो पाएगा और उसको रिजेक्ट भी कर पाएगा। अगर उसको और कोई लॉ बनाना है चाहता है तो उसके लिए वो प्रस्ताव भी दे सकता है। उसके लिए क्या चाहिए उसको, 50,000 सिग्नेचर, वो भी 100 दिन के अंदर। Since 1891, citizens may also demand a change to the constitution by a referendum by launching a popular initiative। तो बहुत बार क्या हुआ कि जो स्विस के नागरिक स्विस के संविधान में भी बदलाव लाने के लिए बहुत बार चेष्टा कर चुके हैं। It must be launched by a group of at least 7 citizens and must they be backed by 1 लाख सिग्नेचर विद इन 18 मंथ। तो उसमें अगर लाना है तो आपको 1 लाख सिग्नेचर, वो भी 18 महीने के भीतर ही चाहिए। पुश टू इट टू ए रेफरेंडम, ए डबल मेजोरिटी ऑफ द पीपुल एंड द कैंटन इज रिक्वायर्ड फॉर इट पास। अगर उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ भी परिवर्तन करना है तो आपको मिनिमम 1 लाख सिग्नेचर चाहिए और साथ ही साथ 18 क्या महीने के भीतर। अगर वहाँ पर ऑप्शनल रेफरेंडम में हमने क्या देखा था कि अगर हमें स्विस कॉन्स्टिट्यूशन व स्विस लॉ में कुछ भी परिवर्तन लाना है तो हमें वहाँ पर 50,000 सिग्नेचर, साथ ही साथ 100 दिन के भीतर। तो वो था ऑप्शनल रेफरेंडम। यहाँ पर था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अगर कुछ भी परिवर्तन लाना है तो हमको चाहिए 1 लाख सिग्नेचर, वो भी 18 महीने के भीतर। अब हम कुछ एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर इनिशिएटिव दैट हैव समव्हाट कंट्रोवर्शियल सक्सीड इंक्लूड द 2009 इनिशिएटिव टू बैन मेरेट्स एंड 2040 एंटी मास इमिग्रेशन इनिशिएटिव। तो यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी उस टाइम में क्रिएट हुआ था जो कि 2009 में मेरेट्स को बैन करने को लेकर और 2014 में एंटी मास इमिग्रेशन को लेकर। बट स्टैटिस्टिकली दे आर लाइकली टू फेल। तो वो क्या हुआ था, फेल हो गया था। बिटवीन 1891 एंड 2016 सम 209 पॉपुलर इनिशिएटिव वेर वोटेड ऑन बट ओनली 22 वेर एक्सेप्ट। तो 209 पॉपुलर इनिशिएटिव क्या उसके खिलाफ वोट दिए थे मगर 20 वेर एक्सेप्ट। तो 22 को ही वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था।